मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हो। वैसे तो आप लोगों ने बहुत पेपर लिखे हैं, किंतु इस कोरोना समय में आप लोगों की लेखन क्षमता पर असर हुआ है और कहीं ना कहीं आप लोगों की लेखन की गति भी धीमी हो गई है, जिसको ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने आप लोगों को इस बार 80 नंबर के पेपर के लिए 30 मिनट अतिरिक्त दिया है। अर्थात हिंदी पेपर लेखन के लिए आप लोगों को कुल 3 घंटे 30 मिनट मिलेंगे। तो इस समय का सदुपयोग हम किस तरह से करें, किस तरह से समय का नियोजन सही तरीके से करके हम अपने पेपर को पूर्ण करें और अच्छे अंक प्राप्त करें, यह प्रयास करेंगे। तो आज का वीडियो समय नियोजन पर ही आधारित है कि किस तरह से हम अपना पेपर लिखेंगे। नमस्ते, मैं श्रीमती सुशीला पाल आप सबका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बता देना चाहती हूँ कि आप लोगों की हिंदी विषय में पहली इकाई से पाठ दूसरा डिनर जो एक पूरक पठन है, पाठ 7वां हिम और पाठ 8वां प्रण, साथ ही दूसरी इकाई से संध्या सुंदरी पहली कविता, पाठ 5वां अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा और पाठ 10 टॉलस्टॉय के घर का दर्शन, यह इस बार आपके परीक्षा में नहीं आएगा। इस पाठ से किसी भी तरह का प्रश्न आप लोगों को नहीं पूछा जाएगा, किंतु इन पाठ में जो भी व्याकरण एवं उपयोजित लेखन से संबंधित कृतियां हैं वह पूछा जा सकता है। अब ध्यान दीजिए, आप लोगों का हिंदी का पेपर जो 80 अंक का है और जिसे लिखने के लिए आप लोगों को 3 घंटा 30 मिनट अर्थात कुल 210 मिनट मिलने वाले हैं। यहाँ पर आप लोगों ने आपका प्रश्न पत्र बोर्ड का देख लिया होगा अब तक। अगर नहीं देखा है तो मैंने प्रश्न पत्र का स्वरूप विषय पर वीडियो बना रखा है, आप उसे देख सकते हैं। सन 2020 का प्रश्न पत्र भी हल करके दिया है एक वीडियो में, आप वह भी देख सकते हैं और इससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से हमें गद्य विभाग में 3 घटक रूप में प्रश्न पूछे जाते हैं। यह गद्य विभाग आप लोगों को 20 अंक का आता है, जिसमें से अ जो है वह पठित गद्यांश 7 अंक का होता है और आ भी पठित गद्यांश 7 अंक का होता है, किंतु ई जो अपठित गद्यांश है यह 6 अंकों का होता है। तो यहाँ पर यह गद्य विभाग जो कुल 20 अंक का है, इस बार 3.5 घंटा होने के कारण आप लोग यहाँ पर 50 मिनट दे सकते हो। अर्थात गद्य विभाग के इस प्रश्न को आप लोग 50 मिनट में पूर्ण कर सकते हो। पठित गद्यांश अ के लिए 18 मिनट, आ के लिए 18 मिनट और अपठित गद्यांश को आप लोग 14 मिनट दे सकते हो। वैसे बच्चों, पढ़ाते समय मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ कि पठित गद्यांश की तैयारी यदि आप लोगों ने पढ़ाई के समय में पूरी कर ली है तो आप लोगों को यह 18 मिनट नहीं लगेंगे, क्योंकि गद्यांश आप लोगों को पूरी तरह जानकारी में है, आप लोगों की पूरी तैयारी में है। यदि तो जो आप लोगों को आकलन की दृष्टि से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न में 4 घटक होंगे आधे आधे अंक के लिए, उसका उत्तर लिखने के लिए आप लोगों को मात्र 1-1 मिनट ही लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा।
यानी प्रश्न 1 का जो आकलन कृति पहली है वह आप लोग लगभग 2 मिनट में ही पूरा कर लोगे, और जो इस पठित गद्यांश में आप लोगों को तीसरा प्रश्न पूछा जाता है मत अव्यक्ति से संदर्भित, उसके लिए आप लोग 4-5 मिनट लगभग दे सकते हो, और इस तरह से आप लोगों का प्रत्येक प्रश्न अच्छी तरह पूर्ण होगा। और यहाँ पर आप लोगों के जो भी समय बचेंगे, देखो मैं यहाँ पर जो समय नियोजन दे रही हूँ एक आदर्श के हिसाब से दे रही हूँ कि कम से कम या अधिक से अधिक, कम से कम नहीं कहूँगी मैं, अधिक से अधिक आप एक प्रश्न को मात्र इतना समय दीजिए, क्योंकि इससे अधिक समय यदि आप देते हो तो अन्य प्रश्न आपके छूट जाएंगे। अब यदि आपकी तैयारी पहले से है तो आपको प्रश्नों के उत्तर खोजने नहीं होंगे, समझने नहीं होंगे, आप सीधे प्रश्न पढ़ते हो और उत्तर लिख देते हो, फलतः आपका समय बच जाता है। तो इस तरह जब आपका समय बचता है तो इस संपूर्ण बचे हुए समय का प्रयोग आप लोग निबंध लेखन विभाग, जो उपयोजित लेखन विभाग होता है, कहानी, पत्र, निबंध, वृत्तांत लेखन, विज्ञापन लेखन इत्यादि, वहाँ पर आप लोग भरपूर समय दे सकते हो और उसे विस्तारित रूप में, व्यवस्थित रूप में लिखकर पूर्णतया यानी 80 में से लगभग 75 नंबर, 77 नंबर तक आप लोग पा सकते हो। तो अब हम देखते हैं, यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रश्न क्रमांक 1 के अ, आ एवं ई के अंतर्गत कृति 1 और कृति 2 में जो प्रश्न आकलन कृति के रूप में पूछे जाएंगे वह हमेशा एक ही तरह के नहीं होंगे। ये कृतियाँ भिन्न भिन्न प्रकार से भी पूछी जा सकती हैं, जैसे कि संजाल पूर्ण करो, या चौखट पूर्ण करो, या रिश्ते पहचानो, या उचित जोड़ियाँ बनाइए, या आकृति पूर्ण कीजिए, अथवा अर्थ का बोध कराने वाले वाक्य खोजकर लिखिए, तालिका पूर्ण कीजिए, विशेषताएं बताइए, एक शब्द में उत्तर लिखिए, वाक्य पूर्ण कीजिए, तुलना कीजिए, विषय संबंधी कल्प वृक्ष बनाइए, सुगठित वाक्य तैयार कीजिए, सत्य असत्य पहचान कर लिखिए, परिच्छेद के वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार उचित क्रम दीजिए, या सह संबंध लिखिए। इस तरह के किसी भी तरह से प्रश्न को पूछा जा सकता है। अब बारी है विभाग 2, जो कि पद्य विभाग होता है। यह हमें परीक्षा में 12 अंक के लिए आता है। इसे आप लोग अधिक से अधिक 30 मिनट दे सकते हो। वैसे यह भी पठित ही होता है। साल भर आप लोगों को पढ़ाते हुए मैंने यह तैयारी करवाई है, बताया है इसमें। अगर आप लोगों की तैयारी अच्छी तरह हो चुकी है तो यहाँ पर भी जो समय मैं बता रही हूँ उसमें से कुछ समय की बचत हो सकती है। अब प्रश्न 2, विभाग 2 में प्रश्न दूसरा है, जिसके अंतर्गत आप लोगों को 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। अ पूछा जाएगा पठित पद्यांश, यह 6 अंकों का होता है और इसे आप लोग 15 मिनट में पूर्ण करोगे। प्रश्न क्रमांक दूसरे का ही आ प्रश्न है पद्य विश्लेषण, यह भी आप लोगों को 6 अंकों का होता है और इसे भी आप लोगों को अधिक से अधिक 15 मिनट ही देना है। अब यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि पद्य प्रश्न क्रमांक 2 का जो कृति पहली होगी कि पद्य के आशय के आकलन पर इसमें आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर वे प्रश्न शब्द संपदा से भी संबंधित हो सकते हैं और इसमें आप लोगों को भावार्थ भी पूछा जाएगा, अर्थात दी गई पंक्तियों का 25 से 30 शब्दों में आप लोगों को सरल अर्थ अथवा जो भावार्थ हम कहते हैं वह लिखना होगा, जो कि 2 अंकों का होता है। अब यह जो आकलन से संबंधित कृति पूछी जाती है, इसके प्रश्न
आकृति पूर्ण कीजिए, संजाल पूर्ण कीजिए, तालिका पूर्ण कीजिए, एक शब्द में उत्तर लिखिए, एक वाक्य में उत्तर लिखिए, उचित जोड़ियाँ मिलाइए जैसे तरीकों से पूछा जा सकता है। और दूसरा, इसी का तीसरा कृति मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग इससे के लिए आप लोगों से सरल अर्थ अथवा भावार्थ पूछा जाएगा, जिसके लिए 2 अंक होंगे। तो इस तरह से आप लोग पठित पद्यांश को पूर्ण करके 6 अंक प्राप्त कर सकते हो। तत्पश्चात आ है पद्य विश्लेषण। यहाँ पर पद्य विश्लेषण में आप लोगों से रचनाकार का नाम के लिए 1 अंक, रचना की विधा के लिए 1 अंक, पसंद की पंक्तियों के लिए 1 अंक, पंक्तियाँ पसंद होने का कारण बताने के लिए 1 अंक और रचना से प्राप्त संदेश या प्रेरणा लिखने के लिए 2 अंक दिए जाएंगे। ध्यान देना बच्चों, पद्य विश्लेषण के लिए जो प्रश्न पूछा जाएगा इसमें आप लोगों को कोई परिच्छेद नहीं दिया जाएगा। मात्र 2 कविताओं के नाम लिखकर दिए जाएंगे कि इन 2 कविताओं में से किसी एक कविता का पद्य विश्लेषण पूर्ण कीजिए। और जो मुद्दे मैंने अभी अभी बताए हैं, रचनाकार का नाम, रचना की विधा इत्यादि, वह मुद्दे दिए जाएंगे। उन मुद्दों के आधार पर पूछे गए कविता का पद्य विश्लेषण आपको करना होगा, जिसके लिए आपको 6 अंक मिलेंगे और इसके लिए आप अधिक से अधिक 15 मिनट दोगे। अब बारी है विभाग 3 की, जिसके अंतर्गत पूरक पठन पूछा जाता है। यह 8 अंकों का होता है और नए सीमा अवधि के हिसाब से आप लोग इस प्रश्न को 20 मिनट दे सकते हो। इसमें आप लोगों को प्रश्न पूछा जाता है कि पठित गद्यांश, यानी 4 अंक का पूरक पठन का ही 4 अंक का एक पठित गद्यांश दिया जाता है। और अच्छा बच्चों, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि पेपर चेक करते समय अक्सर मैंने देखा है और आप लोगों को बारंबार बताया भी है कि जितने घटक दिए जाते हैं हर घटक में एक उत्तर आप लोग लिखोगे। कई बार आप लोग क्या करते हो कि एक ही घटक में चारों घटक के उत्तर लिख देते हो और बाकी के 3 जो आप लोगों को खाने या स्थान दिए गए होते हैं वहाँ पर आप लोग अतिरिक्त उत्तर लिख लेते हो। तो यदि आप लोग ऐसा करोगे तो आप लोगों को एक ही खाने का अंक मिलेगा, भले ही आपने उसमें चारों मुद्दे क्यों न लिख दिए हों। शेष चूंकि 3 घटक आप लोगों ने गलत लिख रखा है या यूं ही छोड़ रखा है, अतः वह गलत हो जाएगा और मात्र एक ही घटक का अंक आप लोगों को मिलेगा। आकलन कृति के लिए आप लोग हमेशा ये बात ध्यान रखिए। इसके बाद प्रश्न पूछा जाएगा पठित पद्यांश। यह भी पूरक पठक से ही होगा और यह 4 अंकों का होगा। यहाँ पर भी आप लोगों को आकलनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। ध्यान देना, पद्यांश है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि यहाँ पर आप लोगों को भावार्थ पूछा जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, भावार्थ बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। यहाँ आप लोगों को आकलनात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। और दूसरा प्रश्न 2 अंक का होगा, ये आकलनात्मक प्रश्न, जिसमें आकृति पूर्ण करो, संजाल पूर्ण करो इत्यादि जो मैंने पहले बताए हैं प्रश्न के प्रकार वह होंगे। और जो दूसरा प्रश्न होगा इसका, वह मत अभिव्यक्ति से संबंधित होगा, जिसके लिए भी 2 अंक आप लोगों को मिलेंगे। तो इस के लिए भी आप लोग 10 मिनट का समय अपना दोगे। अब बारी आती है विभाग 4 भाषा अध्ययन की, जो कि व्याकरण विभाग है और यह 14 अंक का होता है। इसके लिए हमें 30 मिनट देना है। अब इसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे देख लीजिए। इसमें आप लोगों को अव्यय से संबंधित शब्द दिए जाएंगे, जिस पर आप लोगों को वाक्य बनाना होगा। अर्थात उस शब्द को लेकर, जैसे मुहावरों में आप लोग मुहावरे को लेकर के नया वाक्य बनाते हो, उसी तरह से अव्यय युक्त शब्द दिया होगा, उस शब्द को लेकर आप लोग वाक्य बनाओगे। इसके लिए आपको मिलेगा 1 अंक। चौथे का ही दूसरा प्रश्न होगा, संधि विच्छेद करके आपको उसका भेद लिखना होगा, या संधि विच्छेद करके दिया होगा तो आपको उसे
जोड़ना होगा यानी संधि करना होगा और फिर उसका नाम लिखना होगा कि वह कौन सी संधि है। इसके लिए भी आपको 1 अंक मिलेगा। या तो संधि विच्छेद करके दिया होगा या आपको संधि विच्छेद करना होगा, जिसके लिए आपको 1 अंक मिलेगा। इसी व्याकरण में तीसरा प्रश्न पूछा जाएगा आपसे समासिक शब्द का विग्रह करने के लिए, और उसका भी नाम आपको लिखना होगा। यह प्रश्न 1 अंक का है। चौथा प्रश्न अलंकार पहचान कर उसके प्रकार और उपप्रकार लिखने होंगे, जिसके लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5 मुहावरे दिए जाएंगे। 2 मुहावरे, जिसमें से किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखकर आपको उसका उचित वाक्य में प्रयोग करना होगा। छठा प्रश्न होगा विराम चिन्हों पर आधारित, कि वाक्य दिया जाएगा, उस वाक्य में यथास्थान आपको उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना होगा। 7वां प्रश्न होगा कि एक वाक्य दिया जाएगा और वहाँ पर आपको उस वाक्य में से कारक पहचान कर उसका भेद लिखना होगा। तो यहाँ पर आप लोग दिए गए वाक्य में से कारक शब्द को पहचान कर उसे लिखिएगा और उसके बाद उसका नाम लिखिएगा। इसके लिए भी आपको 1 अंक मिलेगा। 8वां प्रश्न एक वाक्य आएगा अशुद्ध रूप में, जिसे आपको शुद्ध करके लिखना होगा। इसमें आमतौर पर 2 गलतियाँ होती हैं, 2 अशुद्धियाँ होती हैं, जिसे आपको शुद्ध करके लिखना होता है। प्रत्येक अशुद्धि के लिए को शुद्ध करने पर आपको आधा अंक मिलता है। अब व्याकरण में ही 9वां प्रश्न होता है आपको छंद पहचानने के लिए। इसमें छंद संबंधी प्रश्न पूछा जाता है और छंद के प्रथम और तृतीय चरण की मात्राएं और छंद का नाम लिखने के लिए कहा जाता है। वैसे ये मात्राएं प्रथम और तृतीय चरण की ही पूछी जाएं, यह आवश्यक नहीं है। कभी द्वितीय और चतुर्थ चरण की या पहले और दूसरे चरण की मात्रा भी पूछी जा सकती है। और साथ ही ये मात्राओं को गिनकर आप मात्राएं लिख देते हो और उसके बाद उस छंद का नाम लिखते हो, जिसके लिए आपको 2 अंक मिलता है। यानी 1 अंक उसकी मात्राओं की गिनती के लिए और 1 अंक उसका छंद का नाम लिखने के लिए। अब 10वां प्रश्न आता है कि सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। यहाँ पर आपको 2 वाक्य दिए जाते हैं और आगे सूचना दी जाती है कि इसको किस तरह से परिवर्तित करना है। यानी जो निर्देश दिया जाता है उसके अनुसार आपको काल का परिवर्तन करना होता है और प्रत्येक वाक्य के काल परिवर्तन के लिए आपको 1-1 अंक, इस तरह 2 अंक मिलते हैं। इसके बाद 11वां प्रश्न आता है वाक्य भेद के लिए। इसमें 2 उपभेद रूप में प्रश्न पूछे जाते हैं। यह प्रश्न 2 नंबर का आता है। पहला उप प्रश्न 1 नंबर का आता है, जिसमें रचना के आधार पर वाक्य भेद पूछा जाता है और वहाँ पर हमें पहचानना होता है कि यह सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है अथवा संयुक्त वाक्य है। जबकि दूसरा प्रश्न यह पहचान कर हम वहाँ पर लिख देते हैं कि यह कौन सा वाक्य है। इसके बाद दूसरा प्रश्न जो होता है वह होता है कि कोष्ठक में सूचना दी गई होती है कि दिए गए निर्देश के अनुसार उसका वाक्य में परिवर्तन कीजिए। जैसे आपको निषेधार्थक वाक्य दे दिया जाए और कहा जाए कि विधानार्थक रूप में परिवर्तित कीजिए, या इसे आज्ञार्थक वाक्य रूप में परिवर्तित कीजिए। इस तरह से किसी भी रूप में परिवर्तन करने के लिए कहा जा सकता है। इसके बाद प्रश्न 5वां आता है रचना विभाग का। यह 26 अंक का होता है। ध्यान देना बच्चों, अब जैसा कि मैंने पहले कहा था कि अगर आप लोग विभाग 1 और विभाग 2 के समय नियोजन में से कुछ समय चुरा लेते हो तो यहाँ पर आपको अधिक समय मिल जाता है, और यदि वहाँ से आप अपना समय कुछ नहीं चुरा पाते हो तो आपके पास उपयोजित लेखन के लिए समय नियोजन के आधार पर उपयोजित लेखन के लिए आपके पास कुल 70 मिनट हैं। इस 70 मिनट में आपको पत्र लेखन, कहानी लेखन, विज्ञापन लेखन, निबंध लेखन इत्यादि सभी निबंध लेखन विभाग को पूर्ण करना है। अब इस विभाग 5 में आपको जो प्रश्न पूछा जाता है पहला वह है पत्र लेखन के लिए। यहाँ पर पत्र लेखन में आपको विकल्प होता है। 2 तरह के पत्र दिए जाते हैं, एक अनौपचारिक पत्र और एक औपचारिक पत्र।
और इन दोनों में से कोई एक पत्र आपको लिखना होता है जो कि 5 अंक का होता है और इसके लिए आप 12 मिनट दे सकते हो। दूसरा प्रश्न है गद्य आकलन का। यहाँ पर आपको कोई भी एक अपठित गद्यांश होता है जिसे पढ़कर आपको 4 प्रश्न तैयार करने होते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 4 अंक मिलते हैं और इसके लिए आप 10 मिनट दे सकते हो। प्रश्न 5वें का ही आ है वृत्तांत लेखन, जिसे हमें 70 से 80 शब्दों में लिखना होता है या फिर हमें कहानी लेखन लिखना होता है। यानी यदि आपको वृत्तांत लेखन बेहतर आ रहा है तो आप वह लिखिए, या आपने कहानी लेखन बेहतरीन तरीके से तैयार कर रखा है वही आया है तो आप वह लिखिए। यानी अब यहाँ पर कहानी लेखन आपको मुद्दे, सुवचन या शब्दों के आधार पर कोई भी एक तरह की कहानी दी जाएगी और इस कहानी में किसी तरह का विकल्प नहीं होगा। विकल्प आपके लिए यह होगा कि चाहे आप वृत्तांत लेखन कीजिए या फिर कहानी लेखन कीजिए। इस 5 अंक के प्रश्न के लिए आपको 12 मिनट मिलता है। और अगला प्रश्न है, यानी प्रश्न 5 के आ का ही दूसरा प्रश्न है विज्ञापन लेखन, जिसे हमें 50 से 60 शब्दों में लिखना होता है। इसके लिए हमें 5 अंक मिलता है और समय हमारे पास बचता है 12 मिनट। 12 मिनट में यह विज्ञापन लेखन हमें पूर्ण करना है। प्रश्न 5वें का ही ई है निबंध लेखन, जो हमें 7 अंकों के लिए आता है। यहाँ पर हमें 3 विषय दिए गए होते हैं। इन 3 में से किसी एक विषय पर ही निबंध हमें लिखना होता है। ध्यान देना बच्चों, यदि एक से अधिक विषय पर आप निबंध लिखने जाते हो तो आपका समय खराब होता है। इसलिए पहले आप शांति से समझ लो कि आपकी किस विषय पर तैयारी अच्छी तरह से है और उसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, जिसके लिए आपके पास अंतिम समय 24 मिनट बचता है और इस 24 मिनट में आपको यह निबंध लेखन पूर्ण कर लेना है। तो इस तरह से आपका पत्र लेखन के साथ ही पूरा पेपर लिखकर पूर्ण हो जाता है। बच्चों, आप लोग यह निबंध लेखन विभाग को दूसरे घंटे में लिखिएगा। आरंभ में इसलिए नहीं क्योंकि आरंभ में यदि आप निबंध लेखन विभाग के प्रश्नों को हल करेंगे तो बहुत अधिक समय आप इसके लिए ले लेंगे और प्रश्नोत्तर के लिए आपके पास समय कम बचेगा। और यदि निबंध लेखन के लिए आप अंतिम तीसरे घंटे को चुनते हैं तब निबंध लेखन विभाग के लिए कम समय बचेगा और फलतः इसके प्रश्न आप छोड़ दोगे और बहुत से अंकों का नुकसान हो जाएगा। अंततः बच्चों, आपने यहाँ पर देख लिया है कि विभाग 1 गद्य के लिए आपको 50 मिनट मिला है, विभाग 2 पद्य विभाग के लिए आपको 30 मिनट मिला है, विभाग 3 पूरक पठन के लिए आपको 20 मिनट मिला है, व्याकरण विभाग के लिए 30 मिनट मिला है और उपयोजित लेखन के लिए अर्थात निबंध लेखन विभाग के लिए आपको 70 मिनट मिला है। अभी भी आपके पास 10 मिनट शेष है और इस 10 मिनट में आप लोग अपने सभी प्रश्नों का जांच एक बार दोबारा कर लीजिए कि आपने सही तरीके से सभी प्रश्नों के उत्तर लिखे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपने सिर्फ सोच कर रह गए हो और कोई प्रश्न का उत्तर लिखना शेष रह गया है। यानी पूरा अपना उत्तर पत्र को प्रश्न पत्र के साथ जांच कर लो कि आपने सभी प्रश्नों के उत्तर पूर्णतः लिख लिए हैं। इसके बाद आप अपने सभी उत्तरों को पढ़ करके देख लो। अगर कोई व्याकरणगत गलती या वाक्य रचनागत गलती है जो कि हम फटाफट लिखने के चक्कर में कर ही बैठते हैं, तो हम इस गलती को सुधार सकते हैं अब इस बचे हुए 10 मिनट में। लेकिन ध्यान देना कि इस सुधार कार्य में ज़्यादा कटकुट न हो जाए या ज़्यादा बीच बीच में लिख करके हम गंदगी न कर दें। तो उस गंदगी को संभाल कर, स्पष्टता को ध्यान में रखकर हम यह जांच कार्य पूर्ण करेंगे और अपनी जो भी त्रुटियां हैं उन त्रुटियों को सुधार लेंगे और इस तरह से हमारा पेपर पूर्ण हो जाता है। 3.5 घंटे में आप लोग पूरे पेपर को लिखकर अच्छी तरह से 80 में से कम 75 नंबर अवश्य पा सकते हो।
तो बच्चों, परीक्षा के लिए अनेकों शुभकामनाओं के साथ अब मैं यह वीडियो बंद करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपने समय नियोजन पूर्णतः सीख लिया है और हिंदी का पेपर अच्छी तरह से लिखकर आ सकोगे। अपने मित्रों को भी साझा करना ताकि उन्हें भी सहायता मिले और वह भी अपना हिंदी का पेपर अच्छी तरह से लिख सकें। आप सभी को पेपर के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाओं के साथ